एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। बात करेंगे अब पीओके की, जहां मुनीर और शहबाज के खिलाफ हो रहे हल्ला बोल को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। पीओके की बाजी आखिरी और निर्णायक मोड़ पर आ गई है। पीओके के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में हैं। 4 दिनों में 1100 से ज्यादा लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं। 53 प्रदर्शनकारी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रदर्शन अब बड़ा आंदोलन बन चुका है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर में बाजार, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद है, इंटरनेट भी बंद है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश कम नहीं हुआ है। जिंदगी और मौत का एक वक्त मुतय्यन है, मरना है, सबने मरना है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। हमसे पहले वाले भी मरे, हमसे बाद वाले भी मरेंगे और हम भी मरेंगे। तो आइए इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। फैसला करें, इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। क्योंकि वो लोग जो चोर साबित हुए, वो लोग जो धोखेबाज साबित हुए, वो लोग जो नजरबाज साबित हुए, उनको अब हमारे दोबारा अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने दिलों में उनको अब हम जगह नहीं देंगे। किसी सूरत हम जगह नहीं देंगे। अगर आप में से कोई भी आदमी अगर आप उनको रास्ता देने की कोशिश करेगा लोगों, तो वो अपनी नस्लों का गद्दार है। वो इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुझे बच्चों का गद्दार है, यानी वो आने वाली नस्ल का गद्दार है। जिंदगी इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावला कोर्ट में, और इस वक्त आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि एफसी इस्लामाबाद पुलिस और एजे की पुलिस की जानिब से इस घर की क्या हालत बनाई गई है। पूरे इस घर के शीशे तोड़ दिए गए हैं और इस घर के जो कर्दस है उसको पामाल किया गया है। घर की 4 दीवारी को पामाल किया गया है और यहाँ पर मौजूद उस वक्त खवातीन थी, बच्चे थे, उनको हरासा किया गया है। ये गेट तोड़कर अंदर घुसे हैं वो, और ये देखें शीशे दिखाए, ये पूरा घर तोड़ दिया इन्होंने, शीशे तोड़े। वो माजरत के साथ वो एफसी नहीं थी, रेंजर थी। अच्छा, ये अंकल जी आप बताएं। आर्मी यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, और रेंजर थे वो। अच्छा, कोई एफसी या हमारी आजाद कश्मीर पुलिस नहीं थी। अच्छा, वो सिंध के थे, पश्तू भी स्पीकर थे। अच्छा, बड़े बड़े कद। तो उन्होंने तो देखिए, अब पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं। पहली बार नहीं है कि पीओके में प्रदर्शन हो, इससे पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं और आर्मी का यही रवैया पीओके में रहने वाले लोगों के खिलाफ रहता है। उनको मारा जाता है, कत्लेआम किया जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस बार इस आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अभी कितना निर्णायक साबित होगा, ये कितना बड़ा साबित होगा, समीर जी, ये आंदोलन किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या ये निर्णायक बनने की भूमिका में है अब आंदोलन? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब निर्णय की तरफ बढ़ रहा है। और 55 लोगों की जिस तरीके से मुनीर की जालिम सेना ने 55 लोगों को गोली मार दी जिस तरीके से, उसके बाद भी अगर आंदोलन चल रहा है और वो डरे नहीं, तो बता रहा है कि ये आंदोलन अपने अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहा है। और अब मुझे लगता है कि पीओके के लोगों को इस बात का डर खत्म हो गया है कि भाई मुनीर की सेना और शहबाज सरकार के लोग मिलकर जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार अत्याचार करते रहे, उनके तमाम साधन संसाधन और सुविधाओं का जिस तरह से दोहन इन पंजाब के लोगों के लिए किया गया और जिस तरीके से उन्हें वंचित किया गया, उनके मूलभूत अधिकारों से किया गया, उनको बिजली की व्यवस्था नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उनका तो शोषण किया। मुझे लगता है कि अब उनको लग रहा है कि वक्त आ गया है कि इस पाकिस्तान की जालिम सरकार के खिलाफ, वहाँ की सेना के खिलाफ विद्रोह किया जाए। और अब मुझे लगता है इतने लोगों की गोली मारने के बाद भी आप देखिए ना क्या भीड़, वहाँ पर लोग सड़क पर निकल कर आ रहे हैं, लगातार उसको लेकर नारे लग रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया लगातार इसको दिखा नहीं रहा है। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उन्होंने कह दिया है कि भाई अगर ये आंदोलन चलेगा तो मैं सेना को जमीन पर उतार दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने सर पर कफन बांध लिया और ये बता दिया है कि पीओके के लोग अब उनका तानाशाही को नहीं सहेंगे और उनको जो निर्णय लेना और जो उन्होंने मांगे किए उस मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने अपने पीओके के जो प्रधानमंत्री है, वहाँ के मंत्री है, सांसदों, उनको भी चेतावनी दे दी है कि अब हम रुकने नहीं वाले। इतना लोगों का हुजूम सड़कों पर आ गया है तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद कि आपने वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया, आपने वहाँ पर उनके खबरों को प्रकाशित करने के लिए बैन कर दिया, आप वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हो, युवाओं को आपने अरेस्ट कर लिया, घर के लोगों को आप मार रहे हो। उसके बाद भी मुझे लग रहा है अगर इतना हुजूम सड़कों पर उतरा है तो इन लोगों ने तय कर लिया कि अब इसको एक अंतिम परिणति और आंदोलन को लेकर जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अब सेना की, पाकिस्तान सेना की और पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है इनका प्रदर्शन देखने के। यानी आसिम मुनीर की परेशानी बढ़ गई है राजकुमार जी? देखिए, आसिम मुनीर ने परेशानी इनवाइट की है। पीओके में जो कुछ हो रहा है वो आज की कहानी नहीं है। लगभग 7 दशक हो गए वहाँ के लोगों के सब कुछ झेलते हुए। और पीओके में ये जो प्रदर्शन अभी चल रहा है हम देख रहे हैं, उसको भी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। पहली बार में 27 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद भी प्रदर्शनकारी हटे नहीं है, उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है।
उधर से गोलीबारी हो रही है सेना की तरफ से और इधर से जज्बा उनका कम नहीं हो रहा है। लेकिन आप और देखें तो पीओके से लेकर के बलूचिस्तान के जो हालात हैं, सिंध के जो हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के जो हालात हैं, कुल मिलाकर के पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट होने, नाकाम राष्ट्र होने पर लगातार मोहर लगा रहे हैं और ये पाकिस्तान के अंदर से दरकने के लिए बहुत अनुकूल समय है। और क्योंकि जनता वहाँ की तंग है, जनता सड़कों पर है, इसलिए ये शेष दुनिया का भी फर्ज बनता है, खासकर हमारा, कि हम उनको नैतिक समर्थन भी दें और उनके पक्ष में कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करें कि उन पर इस तरह का अत्याचार दमन चक्र बंद होना चाहिए, उनके मानवाधिकार बहाल होने चाहिए और उनको उनका जायज हक मिलना चाहिए। अभी उस तो प्रक्रिया में पाकिस्तान टूटता तो टूट जाए। पर भूख तो प्राची उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ के लोगों को भी लगती है ना, और जब उनको भूख लगती होगी और जब इस प्रकार इस तरफ के जो कश्मीर के लोग हैं जब उनका वो भरा पेट देखते होंगे, उनका अमन शांति और चैन की जो जिंदगी है वो उसको देखते होंगे, तो वहाँ के लोगों को इस बारे में एस्पिरेशन, ये देखिए विश्व एस्पिरेशन लोगों का विश्व है, युवाओं का विश्व है। और जब हम जुड़े हैं खास करके साइबर स्पेस में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आज तक पाकिस्तान सरकार ने जो राजनीति की, वहाँ के लोगों का दमन किया, वहाँ के लोगों को गरीबी में रखा, वहाँ को धर्मांधता के शिकार करके जो उन्होंने गुलामी की है, मुझे लगता है कि आज उसको टूटने का समय आ गया। बहुत वर्ष पहले मेरे ख्याल से इसी सरकार ने ये कहा था कि पीओके भी हमारा होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में नस्तानाबूद हो जाएंगे, पके आम की तरह गिरेगा, वो पके आम की तरह गिरेगा और हमारे गोद में आएगा। यही हाल बांग्लादेश का भी हुआ था, यही हाल पीओके का भी होगा। आप कब तक इस प्रकार से, कितने जनरेशन को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे? कब तक टेररिज्म का वो नर्व सेंटर बना रहेगा? क्योंकि अगर टेररिज्म का नर्व सेंटर वो है, कहीं ना कहीं इसकी तारें हिजबुल्लाह से भी है, कहीं ना कहीं इसकी तारें वहाँ जो मिडिल ईस्ट में आतंकवाद का प्रश्रय होता है उससे भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है वो भारत के लिए, हालांकि भारत के लिए थोड़ी चिंता का विषय इसलिए है कि अगर बॉर्डर पर कोई टेंशन होता है या उस तरफ कुछ टेंशन होता है तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। परंतु वो टपकते हुए आम, जैसा समीर जी ने कहा, वो टपका हुआ आम है, आम का सीजन भी है। याद रखिए पिछले वर्ष इस समय पहलगाम में जो हुआ था, आज एक वर्ष में फिर से कश्मीर में एक अमन चैन आप देख रहे हैं। ये आम तो खास होगा। हाँ, ये आम खास होगा। चलिए आगे प्राची, कहानी कुर्सी के दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है वो एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है और पाकिस्तान जो है वो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, कम्युनिकेशन, इन बाकी चीज़ों को छोड़कर बाकी वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये पूरी सरकार, जो पूरा विद्रोह है वो वहाँ की सरकार के खिलाफ है। ये चुनी हुई सरकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ लोग बदलना चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं। मुनीर गवर्नमेंट इसका उपयोग करना चाहती है और वहाँ पर जैसे हम अपने यहाँ सेंट्रल लॉ लगा देते हैं, वहाँ पर भी सेंट्रल लॉ लगा करके सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। तो ये जो आप पूरी गोलाबारी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो केंद्रीय सत्ता है वह भी चाह रही है कि ये और एक मौका दे ताकि वहाँ पर हम अपना शासन स्थापित कर सकें और जो सरकार है वहाँ की प्रोविंस सरकार उसको हम हटा दें वहाँ पर। तो ये स्थिति वहाँ पर अभी बनने जा रही है। लेकिन क्या पता कितने धुरंधर काम कर रहे होंगे, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि अज्ञात लोग गोली मार रहे हैं। तो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है वो उसमें 5 लोगों का नाम है। अब उसमें कोई धुरंधर है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई तो होगा जो काम कर रहा होगा। एक टेंशन और बढ़ा रहे हैं आप आसिम मुनीर की। खैर आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। अब से करीब 72 घंटे बाद पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात 17 जून को फ्रांस में G7 बैठक के दौरान होगी। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। 16 महीनों के बाद दोनों नेता आमने सामने होंगे। इसके पहले पीएम मोदी पिछले साल अमेरिका गए थे, जहां 13 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। लेकिन उसके बाद कहानी बहुत बदल चुकी है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत ने अमेरिकी धौंस में झुकने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने बार बार भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा किया, लेकिन भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। अब पिछले कई महीनों से ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में उलझे हैं, उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो उन्हें पीएम मोदी की याद आई है। इस मुलाकात में भारत और अमेरिकी ट्रेड डील पर मुहर लगाने पर महत्वपूर्ण बातचीत
हो सकती है। तो 16 महीने बाद ये मुलाकात होने जा रही है और इस बीच बहुत कुछ बदला है, बहुत से हालात बदले हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ भी लगाया, फिर डील की भी बात हुई। अब जब मुलाकात होगी इन दो नेताओं के बीच में, तो क्या संभावनाएं हैं, कितनी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है रागी जी? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस दृष्टि से भी कि मुझे तो लगता है शुरुआत इसकी यही होगी कि अभी जो जयशंकर और रूबियो के बीच में बात हुई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, फिर आपको ध्यान में होगा कि पीयूष गोयल ने कहा था कि जो अमेरिका और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो मोस्ट लाइकली अगस्त सितंबर में कंक्लूड होगा। यानी कि जो जिसको हाईएस्ट लेवल पर है, हाईएस्ट लेवल पर कहीं ना कहीं समझौता यदि हो जाता है या पोजीशन हो जाता है, बन जाता है कि ट्रेड डील को आगे ले जा सकते हैं, जिसमें अब से अभी जो 54 देशों पर जो एडिशनल जो 12% टैरिफ जो उन्होंने घोषित किया है उस पर भी बात है। क्योंकि भारत चाहता है कि जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं जो भारत के साथ कॉम्पीट करते हैं यूएस के मार्केट में, उससे कम हमारे लोअर टैरिफ रहे, तभी भारत के लिए वहाँ पर बेहतर विकल्प रहेगा उसके मार्केट में। अभी भी हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारे पक्ष में है, तो भारत नहीं चाहता है इस चीज़ को गंवाना। एक और बात है, क्वाड को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वाड को लेकर के बात आगे नहीं बढ़ी है। ट्रंप को भारत आना था, लेकिन क्वाड जो कि ट्रेड वाला मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच में ठन गया, तो वो नहीं यहाँ पर आए। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो वो क्रेडिट लेना चाहते थे, गलत क्रेडिट लेना चाहते थे, वो ये नहीं आए। देखना ये होगा कि दोनों के बीच में बर्फ कितनी पिघलती है, क्योंकि भारत इस बात से तो खुश नहीं होगा कि जो ईरान के बीच में मध्यस्थता की भूमिका जो है वो पाकिस्तान करे। और पाकिस्तान को आप जिस तरीके से IMF से लोन आपने दिलवाया है उसको बेल आउट करने की कोशिश की है। सऊदी अरेबिया को आपने कहा कि उसको बेल आउट करो, फिर IMF से आपने उसको लोन दिलवाया। ये बातें जो है वो इंडिया को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा और वो नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को फिर से उसी पैरिटी के तौर पर देखने की दृष्टि जो है वो पाकिस्तान करे। इन 16 महीनों में बहुत बार अमेरिका ने परेशान करने की कोशिश की है, टैरिफ का बोझ लादने की कोशिश की है, भारत की किरकिरी करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से, भारत ने अपनी एक्शन से अमेरिका को ये बता दिया कि भारत भाई झुकने वाला है नहीं। अगर आप गलत क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो हम आपको ये क्रेडिट देंगे नहीं। ऐसे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं समीर जी, या क्या कोशिश भारत की तरफ से होगी कि भारत कम से कम ट्रंप के सामने जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं या दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है तो मैसेज बड़ा साफ क्लियर कन्वे करते हैं? निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री मोदी G7 में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को ये बात पता थी कि वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे, और अगर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मिलना होता तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी G7 से जाने से बचते हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री चाहते होंगे कि इस बार ट्रंप से मुलाकात हो, और तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है अभी जिस तरीके से मार्को रूबियो भारत आए थे, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, उसका मैसेज चला गया। जेंडी वेंस भारत आए थे तो मैसेज अमेरिका को चला गया होगा। लेकिन अमेरिका ने, राष्ट्रपति ने जिस तरीके से कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, बीच में उन्होंने कह दिया कि भारत एक नरक कंट्री के रूप में कहा, जिस तरीके से बीच में कहा कि 12.5% हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, जिस तरीके से अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई, अभी तक साइन नहीं हुआ है, तमाम बातें रही होगी। और मुझे लगता है इतने बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को तमाम अवसरों पर आईना दिखाया है, अवॉइड किया है, और हर मामलों पर जिस तरीके से उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, जैसे अभी ईरान केस में अपने भारतीय नागरिक जो मारे गए थे अभी अमेरिका के हमले पे, उसको जिस तरीके से भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ट्रंप को यह समझा दिया गया होगा पहले और उनके विदेश मंत्री के माध्यम से कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या रुख है, और प्रधानमंत्री जब मिलेंगे तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को वो सारी बातों को स्पष्ट तरीके से बता देंगे। और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब बात करते हैं, बातचीत के टेबल पर बैठे, तो उनके लिए सबसे बड़ा हित अपने देश का हित होता है। 140 करोड़ लोगों का हित लेकर चलते हैं। उस समय उनके लिए कोई दोस्त होता है ना कोई पावरफुल देश को मानते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब बैठेंगे तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ट्रेड डील को लेकर भारत अभी तक जिस मामले को लेकर अड़ा हुआ है वह प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट कर देंगे, और उसके बाद मुझे लगता है ट्रेड डील भी फाइनल होगी, और नए इन्वेस्टमेंट की जो बात होगी वो तमाम चीजें जो रुकी हुई है, मुझे लगता है उस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। ये बात जोड़ देना जरूरी है कि चाइना जब ट्रंप गए तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, चाइना ने उनके सोयाबीन खरीदने के लिए, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री के लिए वो एक्सेप्ट कर लिया। भारत अभी तक उस चीज के लिए तैयार नहीं है
कि डेयरी और एग्रीकल्चर में हम अमेरिकन मार्केट को एंट्री नहीं देंगे। अब देखिए, जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो क्या बात होगी, इस पर तो सभी की निगाहें होंगी ही। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जहां पर मौजूद हैं फ्रांस में, नीस में निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थोड़ी ही देर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख इनोवेशन, स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आएंगे। ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात होनी है और फ्रांस का जो दौरा है, चंद्रचूड़ जी, कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रश्न पर भी आता हूं, पर चूंकि अमेरिका वाली भी बात हो रही थी तो ये मुझे आपको बता देना चाहिए कि देखिए, पिछले कुछ जो महीने बीते हैं उन महीनों में ये माना गया कि भारतीय विदेश नीति की थोड़ी सी आलोचना भी हुई है। और वो आलोचना इसलिए भी हुई है कि देखिए, भारत एक राइजिंग पावर है और अमेरिका एक स्टैब्लिश्ड पावर है। जब इन दोनों में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित पर थोड़ा ना थोड़ा अगर मनमुटाव होगा तो उसमें ये होना भी संभव है, और इसलिए हुआ भी। लेकिन जो मोदी जी की अभी फ्रांस की विजिट है, शायद इसको वापस से पटरी पर लाने की ये कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। इसके बावजूद कि थोड़ा उठापटक हुआ है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री, व्यक्तिगत केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसलिए मुझे पूरा ये लग रहा है कि इस मीटिंग में ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। ट्रेड डील के बारे में भी मुझे लगता है कि जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ शस्त्र जो होते हैं, वेपन्स, उस पर भी बातचीत की जाएगी। उसके अलावा एनर्जी, एआई, इसे मामले में, इस संबंधित मामलों में बातचीत होगी। रहा सवाल जो आप कह रहे थे वेंचर कैपिटलिस्ट से जो इनकी मीटिंग हुई, मैं आज की आपको सूचना बता दूं कि आने वाले वर्षों में लगभग 67.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं वो अमेरिका की और विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करेगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को स्थापित करने में। 1800 जीसीसी आज भारत में स्थापित हैं। उनसे भारत में और भारत के द्वारा पूरे वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से कौशल विकास हो रहा है, जिस प्रकार से तकनीकी विकास हो रहा है, उससे भारतीयों को भी लाभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त आज 110 स्थापित यूनिकॉर्न हैं भारत में। तो जाहिर तौर पर जब ये कैपिटलिस्ट किसी और इस प्रकार के लोगों, निवेशकों से मोदी जी की मुलाकात हो रही है, तो उन मुलाकातों का भारत में वर्तमान में और भारत के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए ये मुलाकातें हैं और उसका लाभ भारत को मिलेगा। G7 में मोदी जी की जो भागीदारी है वो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि वो समानांतर है और सबके समतल पर है। भारत उस स्तर पर अपनी भागीदारी कर रहा है और मुझे लगता है कि ये कूटनीति को और थोड़ी बहुत आलोचना हुई थी युद्ध के कारण या सप्लाई चेन के में रुकावट के कारण, मुझे लगता है कि इस दौरे से और इस मीटिंग से उसको फिर से सुदृढ़ करने की आज भी देखिए महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इस दौरान मोदी और मैक्रों भारत फ्रांस रिश्तों को और मजबूती देने पर चर्चा करेंगे। मुझे इकोनॉमिक्स तो नहीं आती, बट वेंचर कैपिटल से ध्यान में यह आता है कि कहीं न कहीं फ्रांस और भारत दोनों सहमति के इस आधार पर आकर के खड़े हैं कि हम दोनों साथ साथ निवेश करेंगे, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और मार्केट को लेकर के। और ये जो आज बैठक है, जो द्विपक्षीय वार्ता है दोनों ही देशों के बीच में, यहाँ चर्चा राजकुमार जी राफेल की भी कर लेनी चाहिए। 114 राफेल को लेकर डील डन करने की बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। डील पे भी बात होगी और भारत की कोशिश ये है कि राफेल का आधे से ज्यादा लगभग 60% तक स्वदेशीकरण हो, मतलब उसमें देसी पुर्जे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण। दूसरा आप देखें कि रशिया के बाद फ्रांस हमारा दूसरा बड़ा रक्षा तकनीकी भागीदार है। रक्षा खरीद में और तकनीकी ट्रांसफर में वो हमारे साथ है और विश्वस्त भी है। दुनिया में जब कोई डिप्लोमेटिक इश्यूज आते हैं तो फ्रांस हमारे साथ खड़ा होता है। तो उस दृष्टि से मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और कई क्षेत्र ऐसे, चाहे एआई का हो, सेमीकंडक्टर का हो, हेल्थ टेक का हो, इनोवेशन का हो, उन क्षेत्रों में ये सहयोग बढ़ने की संभावना है। एक टिप्पणी अगर आप इजाजत दें तो ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर करना चाहता हूं। दोनों एक दूसरे को दोस्त बताते हैं भी, लेकिन पिछले 16 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने दोस्ती की मर्यादा तोड़ी नहीं है। वो भरोसे का पुल जो दरका है, अमेरिका की तरफ से दरका है, उस पुल को कितना रिवाइव कर पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर निर्भर करेगा।
अब देखिए, आज की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, राफेल के लिहाज से भी, बाकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, सेमीकंडक्टर के लिहाज से भी। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया चंचूर जी, राजकुमार जी, संगीत रागी जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। इसी के साथ कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।